पहली कहानी ये है जो हमने आपसे कहा कि नट कसे जा रहे हैं वो ये, लेकिन ये कौन करता है? ये दोस्ताना व्यवहार जब आपके हैं तब ये होता है। हम हमारे संसाधनों का, हमारी जमीन का, हमारे जल का कुछ भी इस्तेमाल हम तुमको नहीं करने देंगे। दिमाग दुरुस्त हो गया है, ढाका में लगातार बैठकें हो रही हैं। अब ये उस रास्ते पर है जहां ये बनेगा कंगला देश। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जब मानसिक रोगी, वो जो पागलों वाला अस्पताल होता है, उसमें जब वो ज्यादा पागलपन दिखाने लगता है या ज्यादा हरकतें या बदमाशी करने लगता है, डॉक्टर क्या करता है? बोलता अगर ऐसे नहीं सुधरेगा, डॉक्टर सुबह शाम जो है उसको करंट लगाता है और मरीज इस दौरान पूरा शांत रहता है, अस्पताल का माहौल भी अच्छा रहता है। हमारे बगल में भी कुछ ऐसे मरीज हो गए, बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। ये भाई साहब को लग रहा था कि इन्होंने कहा कि जी इस इलाके के बाप हम हैं, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूं। भारत वो सब चाहता नहीं था करना, भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अब क्या करें? यह आदमी बता रहा है कि हम बंगाल की खाड़ी के बाप हैं, आइए हम धंधा करते हैं, भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है। भारत ने वो जरा स्क्रू ड्राइवर से नटे कसना शुरू कर दिया है और अब बांग्लादेश खुद छटपटाएगा और ये लोग भाग के जाएंगे। देखिए, ये मोदी बहुत मार रहा है, मोदी बहुत पिटाई करता है, मोदी निष्ठुर है, मोदी हिटलर है, ये सब कहानी होगी, क्योंकि अब रोएंगे ये जाकर। अब तक समझाया जा रहा था, नहीं समझ रहे थे। देखिए, कहा जाता है जितनी बड़ी चादर हो पांव उतना ही फैलाना चाहिए। हाल फिलहाल में बांग्लादेश अपनी औकात भूल गया था और इसीलिए इनको इनकी हैसियत याद दिलाने के लिए भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। पहली कहानी ये है जो हमने आपसे कहा कि नट कसे जा रहे हैं, वो ये कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी जो होती है, कहा कि भैया हम इससे आपको बाहर करते हैं, आपकी ये फैसिलिटी रद्द। अब आपको लगेगा ये ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी क्या होती है? ये पॉलिसी ये होता है कि जब कोई भी देश जिसके पास बड़े बंदरगाह नहीं है, बड़े हाईवेज नहीं है, अपना साधन सीधा नहीं है कि वो किसी भी देश से कुछ सामान मंगवा सके या भेज सके, उसको किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ती है, वो चाहे उनके बंदरगाहों की हो, उनके रेलवे की हो, उनके सड़कों की हो। मतलब अगर आप बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये रहा बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बॉर्डर जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, बहुत छोटा सा हिस्सा जो है म्यांमार से मिलता है। इसके अलावा ये हर तरफ से भारत से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। अब अगर बांग्लादेश को कुछ सामान भूटान भेजना है या भूटान से मंगवाना है या नेपाल भेजना है या नेपाल से मंगवाना है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भारत का इस्तेमाल होता है, इसके लिए भारतीय सड़कों का इस्तेमाल होता है, इसके लिए भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल होता है, इंडियन रेलवे का इस्तेमाल होता है, भारतीय हाईवेज का इस्तेमाल होता है। भारत ने ये कहा है, तुम तो ये कह रहे हो तुम इस इलाके के बाप हो, तो तुम बाप रहो, तुमको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ऐसा है कि हम ट्रांसशिपमेंट कैंसिल करते हैं, तुम्हारा कोई भी सामान हमारे इलाके से होकर नहीं जाएगा, या फिर तुमको कोई भी देश हमारे जगह का इस्तेमाल करके हम नहीं जाने देंगे। होता यह है कि दो देश जो हैं एक दूसरे की मदद करते हैं व्यापार में, कि आपको कहीं से कुछ मंगाना है तो हमने हमारे तरफ से रास्ता दे दिया, ले जाइए। लेकिन ये कौन करता है? ये दोस्ताना व्यवहार जब आपके हैं तब ये होता है। भारत ने वो कैंसिल कर दिया। अब इसमें होगा क्या? इसमें थोड़ी सी दिक्कत भूटान को भी हो सकती है, नेपाल को भी हो सकती है, लेकिन भारत ये कह रहा है चलो तुमको जो चाहिए हम देंगे, जो भी तुम बांग्लादेश से लेते हो या जो भी सामान या व्यापार होता है तुम हमसे कर लो, ये सब हम झेलेंगे। हाँ, तुम्हारा कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, हम हमारे संसाधनों का, हमारी जमीन का, हमारे जल का कुछ भी इस्तेमाल हम तुमको नहीं करने देंगे। अब सवाल है, इनके पास क्या कोई बड़ा बंदरगाह है? तो एक बंदरगाह जो इनका चिटगोंग में है, यहाँ म्यांमार में सैन्य शासन है, करिए जो करना है। दूसरा, ये जो एक दूसरे की देश एक दूसरे की मदद करते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है ये कम खर्चीला है। अगर आप वायुयान से या फिर हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते हो, इसका पैसा बहुत लगता है, खर्च बहुत ज्यादा है। अब ये कंगलादेश ये खर्च कैसे उठाएगा? बांग्लादेश मत भूलिए, अब ये उस रास्ते पर है जहां ये बनेगा कंगला देश। तो कंगला देश को एक बढ़िया सा छोटा सा, आप बड़े बाप हैं, ढाका में एक से एक बड़ी मीटिंग हो रही है, यूनिस साहब ने एकदम इमरजेंसी बैठक बुला ली है नोबेल प्राइज विनर ने, कि यार ये कैसे होगा,
मोदी ने तो ऐसे कर दिया, जयशंकर ने ऐसे कर दिया, नई दिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है। तो यूनुस साहब, नई दिल्ली अभी क्या क्या कर सकती है आपको अंदाजा नहीं है। आप जो भी बकवास आपको समझाया गया था उस मीटिंग में थाईलैंड में कि भाई बकवास कम करो, लेकिन आपके समझ में आ नहीं रही है बात। आप तो एयर स्ट्रिप भी बनवाना चाह रहे हैं लालमुनिरहाट में। तो इन सब का हिसाब भारत धीरे धीरे दे रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी हमारे वीडियोस में डीएनपी ने आपको बताया है कि भारत हिसाब कर देगा, भारत जल्दी में भी हिसाब कर सकता है। लेकिन अब का भारत क्या है, पका के खाता है। किसी भी काम में टाइम लग सकता है, लेकिन काम जो होगा वो पुख्ता होगा, ऑन पेपर होगा। एक इशारे में समझा दिया गया है कि भाई तू हमारी बात ही नहीं मान रहा है, तो नहीं मान रहा है तो तेरा व्यापार तेरे पड़ोसियों के साथ बंद। भारत इसमें कोई मदद नहीं करेगा। और ऐसा भी संभव है कि आने वाले समय में भारत ये कह दे कि बांग्लादेश अगर कहीं से कुछ मंगवा रहा है तो हो सकता है हम हमारी वायु सीमा भी ब्लॉक कर दें बांग्लादेश के विमानों के लिए। यह मामला अगर आगे तक एस्केलेट हुआ और अगर ये नहीं समझे तो कहानी वहां तक भी जा सकती है। मिलिट्री का मत सोचिए। क्या आपने 2014 के बाद पाकिस्तान से कोई लड़ाई लड़ी है? मेरा मतलब भारत ने नहीं लड़ी है। बावजूद इसके वो रोड पर हैं, बावजूद इनके उनकी दुनिया में कोई सुनता नहीं है। यही बात तो डिप्लोमेटिकली क्या है, बुद्धिमान आदमी क्या है, बुद्धि से मारता है। हर बात लड़ाई से नहीं खत्म की जा सकती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो बगैर हथियार के लड़े जाते हैं और उसी का नाम डिप्लोमेसी है। लेकिन ये बात बांग्लादेश को नहीं समझ में आ रही थी। अभी भारत ने थोड़ी सी पेंच कस दी है, दिमाग दुरुस्त हो गया है। ढाका में लगातार बैठकें हो रही हैं, नई दिल्ली से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं ढाका से कि भाई साहब जरा बात कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं क्या दिक्कत है, शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ है। नई दिल्ली फोन पर आने को तैयार नहीं है कि अब बातचीत नहीं होगी, ज्यादा जो है करोगे तो लाइव झिंगालाला कर दिया जाएगा 2 मिनट में। और चीन या पाकिस्तान कोई किसी को नहीं बचाने आता मेरे भाई। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। और बांग्लादेश को भी अगर ठीक से रहना है तो उसको भी ये समझना पड़ेगा कि आप भारत से लड़ नहीं सकते। बांग्लादेश के बहुत सारे बुद्धिजीवी यूनिस सरकार को ये समझा रहे हैं कि भाई भारत जैसे बड़े देश का पड़ोसी होकर आप उनसे पंगा क्यों कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी के पिट्ठू होते हैं, जब आप चुन करके नहीं आते हैं, किसी द्वारा बिठाए गए होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप जो कहोगे वही होगा। आपने कहा कि हम इलाके के बाप हैं, अब भारत आपको समझा रहा है कि इस इलाके का असल बाप कौन है। तो तकलीफ हो रही है, बैठक की जा रही है ढाका में कि कैसे भी बातचीत हो। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली फोन लाइन पर नहीं आ रहा है। पहली कहानी तो यह है कि आपका व्यापार चोक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कोई सामान आपके यहां पहुंचेगा नहीं, आपका सामान दुनिया के किसी देश में जाएगा नहीं। तो कहानी यहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी और खराब होती जाएगी स्थिति। आपके घर में दबाव बनेगा आप पर, फिर आप क्या करेंगे। अभी एक और अगली कहानी आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ एक है उद्योगपति, नाम है गौतम अडानी। वो आपके देश को देते हैं बिजली। उनका बकाया है 800 मिलियन बिजली बिल का। तो बिजली तो जा रही है और मीटर भी चालू है, लेकिन पैसा तुम लोग दे नहीं रहे हो। तो किसी दिन अडानी साहब का, इसमें सरकार भी नहीं पड़ेगी, सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है। किसी दिन अडानी साहब का मूड खराब होगा और वो स्विच ऑफ कर देंगे। फिर जलना, केरोसिन में जलाना पड़ेगा लालटेन तुमको। पूछना पाकिस्तान देगा बिजली तुमको, चीन दे देगा बिजली। तो अभी इसलिए बैठक कर रहे हो क्योंकि बिजनेस नहीं कर पाओगे, कहीं से कुछ सामान आएगा नहीं, कहीं से कुछ सामान तुम्हारा जाएगा नहीं, क्योंकि भारत ने कहा भाई हमारे संसाधनों का, हमारी हाईवे, हमारी रेलवे का इस्तेमाल हम तुमको नहीं करने देंगे। नेपाल, भूटान जैसे देशों को समझा दिया गया तुमको जो जरूरत है हमसे ले लो, तुमसे हमको कुछ चाहिए नहीं। वो दोनों देश कुछ कह नहीं सकते, वो कहेंगे ओके जी। इसलिए बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि आप जब इस लेवल तक बकवास जाकर के करते हो, जहां आप ये कह रहे हो कि जी हम हमारे इलाके में चाइनीज एयर स्ट्रिप बनाएंगे, तो भारत क्या चुपचाप बैठा हुआ है? हमने आपको कल भी वीडियो में बताया था, हम फिर बताते हैं। भारत डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री दोनों ही लिहाज से तैयार है, बांग्लादेश के लिए नहीं। बांग्लादेश तो बचेगा नहीं बचेगा ये भविष्य के अधर में है, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन यूनिस सरकार ने, जो मौजूदा अंतरिम सरकार है वो बना रही है, संभव है भारत कुछ बड़ा एक्शन ले ले जहां बांग्लादेश का मानचित्र बदल जाएगा और मानचित्र तो भारत का भी बदलेगा। तो इसीलिए बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि वो भारत को उकसाने की प्रक्रिया से पीछे हटे।
आपको लग रहा है कि आपको इस्लामाबाद वाले चचा बचा लेंगे? आप उनसे पूछो तो सही कि भाई साहब क्या आप बचे हुए हैं? भारत की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि ये वो देश है जो मुंबई हमले के आतंकी को अब जाकर के ले आ रहा है। कहां से? अमेरिका से। भारत वो देश है जहां दुनिया भर के तमाम देशों पर टैरिफ लग रहा था, और जब भारत की बात आई तो वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग निगोशिएट करेंगे, 26% हम लगा रहे हैं। बाकी देशों के नंबर्स देखेंगे और भारत के नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय डिप्लोमेसी वर्ल्ड में किस लेवल पर काम कर रही है। हम वो लोग हैं जिन्होंने रशिया को भी सेटल करके रखा हुआ है, यूरोप को भी सेटल करके रखा हुआ है, अमेरिका को भी सेटल करके रखा हुआ है। हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की सेम समय पे बात करते हैं। तो भारत भारत की साइड खड़ा है, हमारा कोई पक्ष नहीं है, हमारा पक्ष केवल भारत है। लेकिन अगर ये यूनिट सरकार नहीं समझेगी, और वो यूनिट सरकार, वो बांग्लादेश जो है केवल हमारी वजह से, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आप ये करोगे कि आप वहां पर कह रहे हो जी आइए चाइनीज एयर स्ट्रिप होगी, वहां चाइनीज लड़ाकू विमान होंगे, तो भारत क्या करेगा? आपको लगता है कि आप ये सोचेंगे और भारत आपका मानचित्र बदल देगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के इलाकों में जबरदस्त मिलिट्री तैनाती हमेशा होती है। अब भारत ने वहां राफेल और इसके अलावा S-400 की यूनिट्स भी लगा दी है। ये आपकी जानकारी के लिए। इसके अलावा वहां क्या क्या हो रहा होगा, कितने समय में हो सकता है, कोई नहीं जानता है।